बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माई कलीग्स। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं हूं परवेज़ अली महर। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 डील करता है प्लांट से। अगर हम इसका थोड़ा ओवरव्यू लें तो बेसिकली ऑर्डर 7 प्लांट से डील करता है, और प्लांट मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो वो प्लांट दाखिल करने से ही सूट इंस्टीट्यूट होता है। तो जब भी किसी सूट का इनिशिएट लिया जाता है या उसका स्टार्ट लिया जाता है तो थ्रू द प्लांट्स लिया जाता है। या अगर हम इससे रिलेवेंट अगर हम सेक्शन की बात करें तो आ जाता है सेक्शन हमारे पास 26 से, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है। सो बेसिकली वर्ड प्लांट इस कोड में डिफाइन नहीं किया गया। वर्ड प्लांट का मतलब है कि कंप्लेन, या कंप्लेन पे यूं समझ ले कि द लिस्ट ऑफ एलिगेशन which are filed by the plaintiff to the court। एलिगेशंस की लिस्ट हो, या यूं समझ लें कि जो आपके राइट्स की वायोलेशन हुई है उनकी लिस्ट हो, या आप यूं समझ लें एक कंप्लेन है सिंपल जो आप कोर्ट की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, वो अब ये बाद में प्रूव होगी कि वेदर वो करेक्ट कंप्लेन थी या आपने इलीगल तौर पे ऐसे ही की है, तो वो बाद में प्रूव होगी जब पूरा सूट आपका विद द प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगा, उसके बाद में लगता है पता। सो हम आते हैं रूल फर्स्ट पे। रूल फर्स्ट मैंने आपको बताया कि सूट इंस्टीट्यूट का प्लांट्स है। सो अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्लांट होती क्या है, या प्लांट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। सो ये आए समझते हैं। तो प्लांट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। एक यूं आप समझ लें कि जैसे हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं या कोई एप्लीकेशंस लिखते हैं, इस टाइप का सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे या वो उनसे कैसे डिफरेंट है, वो आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नेम ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट्स पे या इस लिस्ट पे हम सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखेंगे कि हम किस कोर्ट में ये सूट दाखिल कर रहे हैं। जो कोर्ट का नाम होगा, जिस कोर्ट में हम सूट लेकर आ रहे हैं, जिस कोर्ट में हम कंप्लेन कर रहे हैं, उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा सबसे पहले फर्स्ट पे, टॉप पे। ठीक है, उसके बाद आता है नेम ऑफ द प्लांट। अब कौन कर रहा है ये कंप्लेन? जो शख्स कर रहा है उसका नाम, उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस और उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी उसकी लिटिल बिट प्रिसाइज फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन होगी वो लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेंडेंट। भाई अगर हम कंप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेन भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ तो करेंगे, कोई ना कोई तो शख्स होगा, कोई अथॉरिटी होगी, कोई इदारा होगा। उसका नाम लिखेंगे, उसकी प्लेस ऑफ एड्रेस लिखेंगे, और उसके साथ साथ उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सब हम लिखेंगे, ताकि हम ये असरटेन तो कर सकें। कोर्ट उसको बुलाएगी, सम्मन भेजेगी ताकि वो बंदा आए, तो इसके लिए ये एड्रेस वगैरह भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है अगर जो शख्स कंप्लेन कर रहा है, प्लेंटिफ है हमारा या डिफेंडेंट है, ये माइनर या अनसाउंड माइंड है, माइनर हैं या अनसाउंड माइंड है, तो इस सूरत में उनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी, जो ऑन बिहाफ कर रहा है तो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी बताई जाएंगी। उसके बाद आता है फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन। बंडल ऑफ फैक्ट्स आपको देने होंगे, वो फैक्ट्स देने होंगे जिससे ये पता लगे कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, आपका डिस्प्यूट क्या है, आपका मसला क्या है। कॉज ऑफ एक्शन तो पता चले कोर्ट को कि भाई इसके साथ मसला क्या है, कंप्लेन क्यों दाखिल कर रहा है या प्लेंट क्यों दाखिल कर रहा है, वजह क्या है और ये कब हुई। जो कॉज ऑफ एक्शन है वो आपका हुआ कब, या फॉर एग्जाम्पल एक वायोलेशन हुई आपके राइट की, या आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो वो भी हम बताएंगे भाई कब से हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब से हो रहा है, या वायोलेशन कब से हो रही है और कैसे हो रही है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्स शोइंग कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। भाई हम ये भी फैक्ट्स बताएंगे, ऐसे हम फैक्ट्स बताएंगे जिससे ये पता लग सके कि जिस कोर्ट में हम सूट लेकर आए उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, ना कि हम किसी गलत कोर्ट में आए, हम दुरुस्त जगह पे आए जहाँ पे हमारी ज्यूरिसडिक्शन है।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि रिलीफ या सेट ऑफ, या यूं भी हम समझ सकते हैं प्रेयर, कि हम हमारी डिमांड क्या है, या हम चाहते क्या हैं, या हमारा क्लेम क्या है, या हमारा राइट क्या है। तो ये भी हम बताएं ना, कोर्ट को पता तो लगे कि ये प्लेंटिफ चाहता क्या है, इस कंप्लेन का मकसद क्या है, या ये शख्स, इस शख्स की डिमांड क्या है, किस चीज़ की इसकी वायलेशन हुई है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपका काज एविक्शन से रिलेटेड कोई पार्ट है, या कोई ऐसा क्लेम है जो आप रीलिंक्विश कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या कोई अमाउंट, एक अमाउंट है उसमें से आधा आप ले रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं, तो इसी टाइप की अगर कोई आपकी उलझन है तो वो भी आप वादे करेंगे कि कौन सा पार्ट में ले रहा हूँ या कौन सा मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो इसी टाइप को भी आप बताएंगे। उसके बाद आता है वे लास्ट पॉइंट है, कहते स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये आप उस जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे आपका डिस्प्यूट हुआ है, सब्जेक्ट मैटर होता है, यूं समझ लें एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे हमारा मसला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर एग्जाम्पल कोई यूं समझ लें कि कोई ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस चीज़ पे हमारा मसला हुआ है, जिस चीज़ पे हमारा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जिस पे हमारा झगड़ा हुआ है, जिस चीज़ के लिए मैंने कंप्लेन की, वो है सब्जेक्ट मैटर। तो हम उसकी वैल्यू की स्टेटमेंट बताएंगे, भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, या इसकी वर्थ क्या है। उससे क्या होगा, क्यों देंगे ये स्टेटमेंट वैल्यू क्यों देंगे, इससे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पता लगेगी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली अगर हम इस स्टेटमेंट की हद तक बात करें तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दो हैं, एक पेक्यूनरी एक टेरिटरी, ताकि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को कोर्ट को पता लगे कि हाँ इसकी वैल्यू जो है वो मेरी जुरिस्डिक्शन की हद में है या नहीं है। या उसके साथ साथ जब आप स्टेटमेंट देंगे उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू की स्टेटमेंट देंगे, तो उससे कोर्ट फीस भी डिसाइड होती है, ताकि इसकी कोर्ट फीस कितनी ली जाए। तो ये था हमारा रूल फर्स्ट। अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये चीज़ें होती हैं हमारी प्लेंट में। जब भी कोई शख्स प्लेंट दाखिल करता है, कंप्लेंट दाखिल करता है, तो ये चीज़ें मैंडेटरी होती है कंप्लेन में। हाँ, अगर इनमें से कोई ऐसा पर्टिकुलर जो हमने पढ़े हैं अभी, इनमें से अगर कोई मिसिंग कर जाता है तो इस सूरत में प्लेंट हमारी डिसमिस नहीं होती। लेकिन हाँ, कोर्ट अलाउ करता है या कोर्ट रेफ़र करता है कि भाई इस प्लेंट को अमेंड किया जाए कि इसमें ये चीज़ें मिसिंग है। तो ये था हमारा रूल फर्स्ट। अगर हम इसमें एक पॉइंट को फर्दर अगर डिटेल में समझें तो ये होगा, अगर सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू को अगर स्टेटमेंट नहीं दे तो उससे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी पता नहीं चलती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड हमारे पास एक साइटेशन भी है, PLC 2000 पेज नंबर है 10। सो ये स्टेटमेंट वादे करती है कि कोर्ट सबसे पहले ये जुरिस्डिक्शन ही डिटरमाइन करेगी। जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमाइन करेगी, जब हम सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बताएंगे, इससे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी डिटरमाइन होगी। सो सबसे पहले कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करती है, उसके साथ साथ रिलीफ, कि भाई जो शख्स एक रिलीफ मांग रहा है, क्या वो मेरे पावर में या मेरे अथॉरिटी में या मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं उसको दे सकता हूँ। तो ये जो दो चीज़ें होंगी वो सबसे पहले देखी जाएंगी जब भी हम प्लेंट दाखिल करेंगे। सो प्लेंट दाखिल करेंगे तो प्लेंट दाखिल ये चीज़ें देखी जाएगी। इससे कोर्ट फर्दर जो भी सूट होगा उसको कंटिन्यू करने का इख्तियार रखती है। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक इन अ सेंस दैट वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं बताई गई, या वैल्यू प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें अगर कुछ 19-20 है, तो इस सूरत में कोर्ट डिसमिस तो नहीं करेगी हमारी प्लेंट, लेकिन उसे अमेंडमेंट करने की भी इजाज़त दे सकती है। तो ये था रूल फर्स्ट। आते हैं रूल सेकंड पे। रूल सेकंड कहता है इन अ मनी सूट। अब जो हम सूट दाखिल कर रहे हैं, सूट में जो प्लेंट हम दाखिल कर रहे हैं, प्लेंट दाखिल करने का मकसद है कोई रिकवरी ऑफ मनी है, कोई अमाउंट है। तो इस सूरत में बात करता है कि अगर सबसे पहले कि हमारा मकसद क्या है, प्लेंट दाखिल करने का हमारा मकसद है कि हमें रिकवरी, कोई पैसों वगैरह की रिकवरी है, तो इस सूरत में प्लेंट दाखिल कर रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि प्लेंट में हम जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, जितना अमाउंट हमारा डिफेंडेंट की तरफ रह रहा है,
जो हम क्लेम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कंप्लेन कर रहे हैं प्लेंट, तो वो हम प्रिसाइज फॉर्म में बताएंगे कि इतना अमाउंट रह रहा है या इतना अमाउंट हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये इस बेसिकली इस रूल 2 में 2 बातें बताई गई है। पहली बात तो ये थी, अगर मनी सूट से रिलेटेड हमारी प्लेंट है और हम रिकवरी चाहते हैं हमारी कुछ पैसों वगैरह की, तो इस सूरत में हम प्रिसाइज फॉर्म में अमाउंट बताएंगे कि हम कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट ये बताता है कि अगर हमारा ये जो प्लेंट है उस प्लेंट में हमारा मकसद है रिकवरी ऑफ मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट से मुराद ये है कि रॉन्गफुल पोजीशन में या इलीगल पोजीशन में हमारी जो कोई प्रॉपर्टी है और उससे वो शख्स प्रॉफिट ले रहा है, तो उसकी रिकवरी के लिए अगर हम प्लेंट दाखिल कर रहे हैं तो इस सूरत में भी हम उसका, क्योंकि अभी इस सूरत में क्या होगा कि अमाउंट वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं लगा सकते। सो इससे रिलेटेड अगर अनसेटल्ड अमाउंट है तो इस सूरत में हम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बताएंगे, भाई इतना अंदाज़न इतना अमाउंट हो सकता है जो मैं रिकवर करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये मैंने प्लेंट दाखिल की है। तो ये था हमारा रूल 2। बेसिकली रूल 2 में ये 2 बातें कही गई है। पहली बात ये थी कि अगर प्लेंटिफ रिकवरी ऑफ मनी कर रहा है तो उसमें प्रिसाइज फॉर्म में अमाउंट बताएगा, और दूसरी बात अगर मीन प्रॉफिट के लिए रिकवरी के लिए सूट फाइल किया है, प्लेंट फाइल किए, तो इस सूरत में वो के अप्रॉक्सीमेटली जो अमाउंट क्लेम कर रहा है वो उन्हें बताएगा। तो ये था हमारा रूल। अब आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 कहता है वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमारा जो सूट दाखिल किया गया है उस सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ पे हमारा मसला हुआ है, जो हमारा डिस्प्यूट हुआ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल वो एक ज़मीन है, वो एक फ्लैट है, वो एक घर है। तो इस सूरत में ये बात कहता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी कि उसकी बाउंड्रीज, जो उसकी बॉर्डर लाइन है या उसकी बाउंड्रीज है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी हद क्या है, उसका एरिया क्या है। उसके साथ साथ क्या होगा, नंबर्स बताए जाएंगे जो उसके सर्वे रिकॉर्ड्स के अंदर बताए गए हैं कि भाई फला नंबर, जैसे होते हैं प्लाट नंबर 19 या फला प्लाट नंबर डैश, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा हमें वो भी बताया जाएगा। उसके साथ साथ बेसिकली अगर हम समझें तो ये कोर्ट क्यों डिमांड करती है, बाउंड्रीज एंड नंबर इस वजह से डिमांड की जाती हैं कि इससे कोर्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। कोर्ट इजीली से आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रॉपर्टी कहाँ मौजूद है, इसकी लोकेशन कहाँ है। हाँ, अगर इस सूरत में अगर हम क्लियरिफाई या यूं समझ ले कि बाउंड्रीज वगैरह स्पेसिफाई नहीं कर सकते या सही से हमने प्लेंट में नहीं की, तो इस सूरत में हमारी प्लेंट डिसमिस तो नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह पे हमें अमेंड करने का ऑर्डर दे दिया जाएगा कि इस प्लेंट को आप अमेंड करें, इसमें बाउंड्रीज है या जो नंबर हैं वो स्टिल कंफ्यूजिंग है तो उसको दुरुस्त किया जाए। हाँ, अगर उसके बाद भी अगर उस पार्टी से ये नंबर्स या बाउंड्रीज स्टिल कंफ्यूजन है, वो उनसे सही नहीं हो रहे या उनको खुद को अभी तक कंफ्यूजन है, तो इस सूरत में फिर ये कोर्ट अपने आप पे ये ड्यूटी समझता है और इसको कोर्ट खुद डिटरमाइन करेगा। तो इस पे हमारे पास साइटेशंस भी मौजूद हैं। YLR 2005 1738 इसका पेज नंबर है, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेगा उसकी जो भी नंबर एंड बाउंड्रीज जो अगर स्टिल कंफ्यूजिंग है तो। उसके बाद एक और अगर इसमें हम इसको इस रूल में कुछ ये टर्मिनोलॉजी हैं, अगर ये बात अगर हम समझें कि उसकी बाउंड्रीज और जो नंबर्स हैं उनमें भी अगर इनकन्सिस्टेंसी है, वो भी कंट्रावेंस है, बात है कि बाउंड्रीज अलग बताई जा रही हैं और नंबर अलग बताए जा रही हैं, तो इस सूरत में बाउंड्रीज को प्रीवेल किया जाएगा ऑन नंबर। कोर्ट अगर ये आपस में इनकन्सिस्टेंस क्रिएट हो जाती है तो इस सूरत में बाउंड्रीज को कोर्ट प्रिवेल देंगी, बाउंड्रीज को अहमियत देंगे उसमें नंबर्स पे। तो ये था हमारा रूल 3।
रूल थर्ड बेसिकली डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। हमने जो प्लेंट दाखिल की है, प्लेंट हमारी है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस सूरत में हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस देंगे ताकि कोर्ट आइडेंटिफाई कर सके उसकी बाउंड्री, उसकी नंबर्स वगैरह, जो भी सर्वे नंबर वगैरह अलॉट किए गए हमें उस वो। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजिंग है या उसमें यूँ समझ लें कि अभी तक आपने सही नमूने से वाज़ेह नहीं की, तो इस सूरत में आपको अमेंडमेंट भी दे सकती है कोर्ट। हाँ, अगर अमेंड के बावजूद स्टिल उनमें कंफ्यूजिंग है, तो इस सूरत में कोर्ट खुद ये डिटरमाइन भी कर सकती है। इस पे हमारे पास साइटेशन भी मौजूद है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ कहता है कि अगर कोई कंट्रावेंसी आ जाती है बाउंड्री के नंबर में, तो इस सूरत में बाउंड्री को प्रिवेल किया जाएगा। तो ये था हमारा रूल थर्ड। अब आते हैं रूल 4 पे। रूल 4 कहता है कि व्हेन प्लेंटिव सूज एज रिप्रेजेंटेटिव, के प्लेंटिव कब एज रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आकर सूट फाइल कर सकता है। बेसिकली इस सेम रूल से रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर किया था। ऑर्डर 1 का रूल 8, ऑर्डर 1 का रूल 8 यही बात कर रहा था, अगर काज ऑफ एक्शन सेम और एक से ज़ायद प्लेंटिफ हो, एक से ज़ायद पार्टीज हो जिनका इंटरेस्ट हो रहा हो सूट में, तो उनमें से कोई भी एक शख्स अपॉइंट होकर उस सूट को लीड कर सकता है। क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं, अगर 100% का 200% का इंटरेस्ट वो सब के सब लिटिगेशन फाइल कर दें, तो ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि सभी कॉज ऑफ एक्शन, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे सभी शख्स का सूट जो है वो लिसन करे। सो लिहाजा ये रूल ये बात वादे करता है कि अगर किसी सूट में आपका इंटरेस्ट है, किसी सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट मैटर के इंटरेस्ट से एक एग्जांपल लें, तो जैसे ट्रस्ट होते हैं, जैसे कोई फलाई इदारे होते हैं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ की आपके इंटरेस्ट से भी उसकी डोनेशंस वगैरह हो रही हैं, तो इस सूरत में अगर उस इंटरेस्ट की वायोलेशंस हो रही है, तो इस सूरत में आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में आकर सूट फाइल कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ साथ आप ये भी कोर्ट को बताएंगे कि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होती है जहाँ पे पब्लिक इन लार्ज हो। भाई जब एक से ज़ायद हो गए तभी उनको रिप्रेजेंट करेगा ना, एक से ज़ायद है, पब्लिक इन लार्ज है, या यूँ समझ लें कि जो इंटरेस्ट है वो फॉर द पब्लिक पर्पज़ इंटरेस्ट है, तो उसमें सब की वायलेशन हो रही, तो सब नहीं, किसी एक शख्स को अपॉइंट कर लिया कि भाई हाँ, हम सब की रिप्रेजेंटेशन आप करें और आप इस पर सूट फाइल करें। और उसके साथ साथ ये बात भी वाज़े कर रहा है कि जो शख्स सूट फाइल कर रहा है मीन्स प्लेंटिव, उसका इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है, उस शख्स का इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये बात भी कह रहा है कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं सूट फाइल करने के लिए, वो सब नेसेसरी स्टेप लेने के बाद इस शख्स ने सूट इंस्टीट्यूट किया हो। तो बेसिकली ये रूल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात कर रहा है। अगर इससे हम रिलेवेंट सेक्शंस की बात करें, तो सेक्शंस इनके 91 और 92 है, पब्लिक न्यूजेंस और उसके साथ साथ पब्लिक चैरिटीज़। ये दो सेक्शंस हैं, इंशाल्लाह इसको हम किसी अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप इस रूल 4 की हद तक बात ये समझें कि अगर जब किसी शख्स का इंटरेस्ट है, एक से ज़्यादा शख्स का इंटरेस्ट है, तो उस वायोलेशन ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में इन केस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वो आकर सूट फाइल कर सकता है। तो ये था रूल 4। अब आते हैं रूल 5 पे। रूल 5 कहता है डिफेंडेंट इंटरेस्ट एंड द लायबिलिटी टू बी शोन, लायबिलिटी टू बी शोन। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जब प्लेंट दाखिल कर रहा है, तो प्लेंट दाखिल करते वक्त ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि प्लेन के अंदर डिफेंडेंट के लायबिलिटी शो कराए। ये बात उसके अंदर फैक्ट्स के अंदर कंप्लीटली फुली तरीके से डिस्क्लोज़ करे कि हाँ ये इसी शख्स की लायबिलिटी थी, ताकि ये तो पता लग सके कि हाँ मैंने किसी गलत शख्स के खिलाफ नहीं। अब मैं ऐसे ही पकड़ के कह दूँगा भाई मेरी बी शख्स के ख़िलाफ़ मेरा ये प्लांट है, तो अब ये सिर्फ बात इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। हम वो फैक्ट्स, वो ग्राउंड्स दें जिससे बी पे वह बात प्रूव हो, ये बात प्रूव हो कि हाँ वाकई में बी तो लायबल है। तो ये बात रूल 5 के अंदर की जा रही है। कह रहा है कि प्लान जो भी आप फाइल करेंगे,
प्लान के अंदर उस सब्जेक्ट मैटर में पहली बात तो उस डिफेंडेंट का इंटरेस्ट हो, ये किसी तरीके से इसका पार्ट है, और उसके बाद ये लाइबल है कि दैट ही इज़ द लाइबल। हमारे पास जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे वो हम सब प्रोवाइड करेंगे क्योंकि ये डिफेंडेंट लाइबल है। सो इस रूल 5 के अंदर हम दो बातें मद्देनज़र रखेंगे। एक तो उस डिफेंडेंट का इंटरेस्ट होगा तभी तो हमने सूट फाइल किया उसके अगेंस्ट, और दूसरी बात हम फैक्ट्स एंड फिगर वो सब प्रोवाइड करेंगे जिससे ये बात वाज़ेह हो जाए कि हाँ ये डिफेंडेंट ही लायबल है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा टेक्निकल ये बात भी समझें कि अगर डिफेंडेंट एक से ज़ायद हो तो इस सूरत में हर डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट है हम वो भी वाज़े कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक ट्रस्ट है या एक कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, डिफरेंट पोस्ट पे है, तो इससे रिलेटेड हम ये भी कर सकते हैं कि भाई इसने ये फ़ला बात पे लायबल है, ये फ़ला बात पे लायबल है। सो इससे ये फर्दर एक डिटेल के अंदर क्लियरिफाई हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल 5। रूल 5 बेस करता है दो बातों पे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ कि एक तो लायबिलिटी कि हम उस फैक्ट्स में उस शख्स को लायबल करार दें, और दूसरी बात ये कर रहा है कि उस शख्स का भी इंटरेस्ट हो। तो ये था रूल 5। अब हम आते हैं रूल 6 पे। रूल 6 कहता है द ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम द लिमिटेशन लॉ। अभी यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब भी कोई काज ऑफ एक्शन अराइज होता है या कोई भी वायलेशन होती है तो उस वायलेशन के बाद आपको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि उसी टाइम पीरियड में आप कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। और अगर जो टाइम पीरियड आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि भाई अगर इस नेचर की वायोलेशंस होती है या इस नेचर की काज ऑफ एक्शन होता है तो उससे रिलेटेड आपका इतना टाइम पीरियड है, और अगर वो टाइम पीरियड आप क्रॉस कर जाते हैं तो इस सूरत में क्या होगा वो इस रूल में बताया गया है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो भी टाइम पीरियड हमारे सूट का था वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद हम आ रहे हैं कोर्ट में सूट लेकर कि हमारा सूट दाखिल हो जाए, तो इससे रिलेटेड एज पर रूल 6 हमें वो सब ग्राउंड्स दिए जाएंगे जो ग्राउंड्स हम एज सपोर्ट ले रहे हैं कि भाई ये वजह थी, इस वजह से हम एग्जम्प्ट कर गए वो टाइम, या इस वजह से लेट हो गई या हम पास कर गए वो टाइम। सो ये ग्राउंड्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसको सूट फाइल करना था प्लेंटिफ को वो इस सीरियस बीमारी में मुब्तला हो गया हो, या वो बाहर था कहाँ पे जहाँ कॉज ऑफ एक्शन उसका अराइज हुआ, या फॉर एग्जांपल यूँ ले लें बाहर कैसे हो सकता है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन हो चुकी है, और उस वक्त जनाब मोहतरम हमारे प्लेंटिफ साहब वो हज पर गए हुए थे, जिसका आपको बिलखुसूसी आइडिया है कि कितना टाइम पीरियड लग सकता है वहाँ पे। सो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे ग्राउंड्स हम बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट देर होने की, लेट होने की, एग्जम्प्ट होने की, लिमिट लॉ ऑफ लिमिटेशन के टाइम की एक्सपायर होने की यह वजह थी, इस वजह से हम जो टाइम आपने प्रिस्क्राइब किया है उस पर नहीं सूट, लिहाजा हमें ये हमारे रीज़न्स थे, इन रीज़न की वजह से नहीं कर सके, अब हमें इजाज़त दी दे सूट फाइल करने की। तो ये बातें इस रूल में की गई हैं कि जब आपका टाइम पीरियड जो होगा प्रिस्क्राइब किया गया वो आप एक्सीड कर जाते हैं तो इस सूरत में आपको ये रीज़न्स दिए जाएंगे, ग्राउंड्स दिए जाएंगे कि अब मैं किस रीज़न की बेस पर ये क्लेम कर रहा हूँ। तो ये था रूल 7 और 6। अब हम आते हैं रूल 7 पर। रूल 7 ने रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। जब भी हम प्लेंट दाखिल करते हैं तो प्लेंट दाखिल करने के बाद प्लेंट में हम रिलीफ भी क्लेम करेंगे। रिलीफ से मुराद आप यूँ समझ लीजिए कि हम रेमेडी क्या चाह रहे हैं या हमारी डिमांड क्या है।
जब हमने प्लेंट फाइल की है, बेसिकली प्लेंट फाइल करने का, सूट फाइल करने का मकसद इस रूल में बताया गया है। भाई हम रिलीफ क्या चाह रहे हैं, हमारा प्लेंट फाइल करने का मकसद क्या है, या हमें रेमेडी क्या चाहिए, हमारी नीड क्या है, डिमांड क्या है। तो ये बात यहाँ पे वाजे की जा रही है। तो इसमें बेसिकली इस रूल में रिलीफ दो किस्म के बताए गए हैं। एक तो स्पेसिफिकली जो आप डिमांड कर रहे हैं, भाई स्पेसिफिक रिलीफ मुझे ये मेरा रिलीफ है, या मेरी वायलेशंस हुई है, या मेरा सिविल राइट की स्नैचिंग हुई है, तो इस सूरत में मुझे मेरा ये रिलीफ मुझे चाहिए, ये रेमेडी मुझे चाहिए। या इसके साथ साथ कुछ होते हैं जनरल रिलीफ होते हैं। जनरल रिलीफ होते हैं वो आप इधर मांगें या न, फॉर द काइंड ऑफ द जस्टिस कोर्ट आपको ऐसे ही अलाउ करती है, तो वो होते हैं जनरल रिलीफ। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली रिलीफ की बात करें तो इसमें हम दो किस्म के रिलीफ भी क्लेम कर सकते हैं। एक हम सिंपल और एक अल्टरनेटिव। सिंपल से मुराद ये है कि हम डायरेक्ट जो हमारा रिलीफ है वो हम क्लेम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो हम डायरेक्ट बात यही करेंगे, हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही रिलीफ चाहिए, हमारा बस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे बस। या उसके साथ साथ अगर लैंड की पोजीशन वगैरह का कोई डिस्प्यूट था तो इस सूरत में क्लेम कर रहे हैं कि भाई सिंपल मुझे मेरी पोजीशन दे दी जाए, या मुझे मेरे डैमेजेस दे दी जाए, या कोई मनी सूट है मुझे मेरी जो पेमेंट है, अमाउंट है, वो मुझे दे दी जाए। तो ये होते हैं सिंपल। अल्टरनेटिव में ये होगा कि जो आपकी एक्चुअल आपका डिस्प्यूट है उससे हटकर आप मांगे। फॉर एन एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मुझे आपको 50 पैकेट्स ऑफ वीट देने थे, तो अब ये इशू होने की वजह से मैं कह रहा हूँ इट्स ओके, आप 50 पैकेट नहीं दे सकते तो मुझे 50 पैकेट ऑफ राइस दे दीजिए। तो अल्टरनेटिव रेमेडी हम क्लेम कर रहे हैं इस सूट रूल 7 में। उसके बाद रूल 7 में ये बात भी वाज़े कर दी गई है कि हम जो भी रिलीफ क्लेम करेंगे वो क्लेम हमारे कॉज ऑफ एक्शन या जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस हमने प्लीडिंग्स में, जिस प्लीडिंग्स में जिक्र की है उससे रिलेटेड होगा, उससे हटकर नहीं करेंगे। हमारा जो सूट है फॉर एन एग्जांपल वो अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशंस पे हुआ है, तो हमें रिलीफ उसी कॉन्ट्रैक्ट की हद तक ही मांगना है। ऐसे ना हो हमारे जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट थे या उसके अलावा जो भी मसले मसाइल थे, अब मौका मिल गया तो हम सब के सब यहाँ पे रिलीफ क्लेम करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपके जो भी रिलीफ होंगे आप वही क्लेम करेंगे, ठीक है। आप उनसे हटकर नहीं कर सकते, जो आपकी प्लीडिंग में जिस चीज़ का आपने जिक्र किया है उससे रिलेटेड ही कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास साइटेशंस भी मौजूद है, आप नोट कर लीजिएगा। साइटेशंस में आपको बता 2013 MLD पेज नंबर 913। उसके बाद अगर यूँ भी हम समझ सकते हैं कि अगर कुछ ऐसे रिलीफ होते हैं जिनका आपने प्लीडिंग में इतनी ज़्यादा उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखी, तो लेकिन वो डिफेंडेंट है वो एक्सेप्ट कर रहा है, डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है, तो इस सूरत में भी वो भी आपको मिल सकते हैं, वो रिलीफ भी आपको मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हमारे पास साइटेशन से आप नोट कर लीजिएगा। SCMR 1995 पेज नंबर 1243। इसके बाद मैंने आपको ये बात पहले ही वाज़े कर दी जनरल रिलीफ की या अदर रिलीफ है जो हमेशा फॉर द काइंड ऑफ जस्टिस आपको दे दिए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास साइटेशंस मौजूद है। SCMR 2012 1688। तो ये था रूल 7। बेसिकली रूल 7 डील कर रहा है रिलीफ से, आपकी रेमेडी से। जो आपने प्लेंट फाइल किए, प्लेंट फाइल करने के बाद आप जो रेमेडी क्लेम कर रहे हैं उस रेमेडी की नेचर यहाँ पे डिफाइन की गई है
कि आप स्पेसिफिकली, जनरली, अल्टरनेटिवली, सिंपली किस टाइप की रेमेडी। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आप रेमेडी क्लेम तो करेंगे, लेकिन क्लेम अपने कॉज ऑफ एक्शन, आपके मैटर से, या जो आपने प्लीडिंग्स फैक्ट्स जिक्र किए हैं उसकी हद तक ही आप अपना रिलीफ जो होगा वो क्लेम करेंगे। तो ये था रूल 7। अब आते हैं रूल 8 पे। रूल 8 हमारा रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं या हमें जो रिलीफ चाहिए वो हम सेपरेट स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सूट में डिफरेंट कॉल ऑफ एक्शन है या डिफरेंट क्लेम से, एक से ज़ायद क्लेम से, सेवरल क्लेम से, तो हम वहाँ पे ये भी सेपरेटली स्पेसिफाई करेंगे कि हमें इन ग्राउंड्स पे अलहदा रिलीफ चाहिए, अलहदा रेमेडी चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है। उसके बाद आ जाता है रूल 9। रूल 9 बेसिकली कहता है प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। इसमें ये बात करता है कि अगर हम इससे प्रीवियस रूल्स लें जो हमने पढ़े हैं बिलो द 9, उनमें प्लेंट का फॉर्मेट भी बताया गया है, प्लेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पर्टिकुलर्स होंगे वो भी बताई गई है। तो एक प्रोसीजर बनाने का बताया गया है। तो अब रूल 9 के अंदर बेसिकली यहाँ पे एडमिटिंग का प्रोसेस बताया कि ये प्लेंट एडमिट कैसे होगी। सो सबसे पहले हम जो भी प्लेंटिफ होगा वो प्लेंटिफ यहाँ इस प्लेंट पे इंडोर्स करेगा, साइन करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट करेगा कि जो भी अबव क्लेम्स हैं उसकी मैं कंसर्न देता हूँ। इसके बाद कहता है कि जो प्लेंट के साथ साथ हम हर वो डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे जिन डॉक्यूमेंट्स पे हम रिलाई करते हैं या जिन डॉक्यूमेंट्स पे हमारी प्लेंट है वो बेस्ड है, या जिन डॉक्यूमेंट्स का हमने हमारे प्लेंट में भी जिक्र किया है तो उनकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके साथ साथ कॉपीज़ ऑफ द प्लेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। कॉपीज़ ऑफ द प्लेंट में क्या होगा, जितने डिफेंडेंट हम प्लेंट के अंदर क्लेम कर रहे हैं या हम कितने डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये सूट फाइल कर रहे हैं तो उतनी ही कॉपीज़ कोर्ट को प्रोवाइड की जाएगी। जितने डिफेंडेंट हो गए उतनी कॉपीज़, उसके साथ साथ टू एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी कोर्ट में दी जाएगी। डिफेंडेंट्स की वो अलग है, लेकिन दो ये एक्स्ट्रा कॉपीज उनसे हटकर होगी जो अलहदा कोर्ट को प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये बात करता है कि एक कंसाइज फॉर्म में स्टेटमेंट भी दी जाएगी प्लेंट के साथ, जिस स्टेटमेंट में ये बात वाज़ेह की जाएगी कि इस प्लेंट में मेरे नेचर ऑफ क्लेम्स क्या है, भाई रेमेडी क्या अवेल करना चाहता है या इसके क्लेम्स कौन कौन से है, रेमेडी क्या चाह रहा है। तो ये बातें सब कंसाइज स्टेटमेंट में वाज़ेह की जाएंगी। उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा भाई रिलीफ क्या क्लेम कर रहा है, इसको रेमेडी क्या चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि सम्मन एक ड्रॉप फॉर्म में सम्मन भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ ये कोर्ट में उस सर्विस ऑफ द सम्मन की फ़ीस वगैरह भी देगा। जितने डिपेंडेंट होंगे, एक है या एक से ज़ायद है, तो उनकी जो भी सर्विस की जाएगी सम्मन की ट्रांसफॉर्मेशन, सो उसकी भी फ़ीस वगैरह जो भी होगी वो प्रोवाइड प्लेंटिफ ही करेगा। उसके बाद आते हैं एक कंसाइज स्टेटमेंट भी हम देंगे। उसके अलावा एक पहले हमने दी कंसाइज स्टेटमेंट प्रिसाइज फॉर्म में हमने बताया, लिस्ट ऑफ क्लेम्स हमने जिक्र किए उसमें, लेकिन ये कंसाइज स्टेटमेंट इसमें हम ये बात वाज़ेह करेंगे कि अंडर विच कैपेसिटी वी आर सुइंग ईदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि वो बंदा खुद सूट फाइल कर रहा है या वो इन कैपेसिटी में कर रहा है किसी की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स भी होते हैं जिसमें कोई शख्स किसी को रिप्रेजेंट करके सूट फाइल करता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस कंसाइज स्टेटमेंट में वो अपनी कैपेसिटी बताएगा, इधर ही इज़ एन एजेंट, इधर ही इज़ एन अथोराइज पर्सन, इधर ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। सो ये जो भी कंसाइज स्टेटमेंट में ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी उसकी होगी
वो बताई जाएगी। उसके बाद ये बात की है, अगर हमने ये सब डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर हमें प्लान अमेंड करनी है, इन केस कोई डॉक्यूमेंटेशन की मिस्टेक हो गई है या एक्स्ट्रा हो गया है, किसी भी टाइप की अगर हम अमेंड करना चाह रहे हैं प्लान में, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हम उस प्लान को अमेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये बात की गई है कि जब ये सब डी डॉक्यूमेंटेशन सब फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अथॉराइज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा जो इस पूरे फॉर्मेट को, पूरे स्टेटमेंट्स को, कॉपीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा और एग्जामिन भी करेगा, ताकि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी डिटेल प्रोवाइड की गई, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, ताकि वो तो पता ऐसे ना हो कि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो या गलत कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो। सो इसको करेक्ट करने के लिए भी ये एग्जामिनेशन या उसकी अप्रूवेंस भी ज़रूरी होगी। जो कोर्ट का अथोराइज शख्स होगा, अथोराइज पर्सन होगा, अथोराइज ऑफिसर होगा, वहाँ पे ये अप्रूवेंस भी दी जाएगी। तो ये था हमारा रूल 9। रूल 9 में बेसिकली हमने ये पढ़ा कि प्रोसीजर एडमिटिंग क्या होता है। उसमें हमने ये पढ़ा कि प्लेंट में इंडोर्समेंट होती है, सबसे पहले प्लेंटिव के उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमने सम्मन का ड्राफ्ट भी दिया, कंसाइज स्टेटमेंट में लिस्ट ऑफ क्लेम्स भी दी, कंसाइज स्टेटमेंट में अंडर व्हाट कैपेसिटी ही इज सुइंग वो भी हमने जिक्र किया। सो ये था ओवरऑल रूल 9। अब आते हैं रूल 10 पे। रूल 10 है रिटर्न ऑफ द प्लेन। रिटर्न ऑफ द प्लेन से मुराद ये है कि एट एनी स्टेज ऑनरेबल कोर्ट कैन रिटर्न प्लेंट। जो प्लेंट हमने दाखिल की वो किसी भी स्टेज पे ऑनरेबल कोर्ट रिटर्न कर सकता है। अब उसके कोई भी रीज़न हो सकता है, या ये रीज़न हो सकता है वो गलत कोर्ट में गलत जगह पे एडमिट हो चुकी होगी, या कोर्ट ने उस वक्त सही नमूने से उसको ये रिकग्नाइज़ नहीं किया होगा, या उसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी एक्सीड कर रही है या टेरिटरी जुरिस्डिक्शन भी एक्सीड कर रही है। तो इस लिहाज से कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाती है, जिस सूरत में अगर ऑनरेबल कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न करता है तो वो एट एनी स्टेज रिटर्न कर सकता है। उसके बाद क्लास 2 में बात की गई है कि प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेन, कि जो रिटर्न होगी उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पे इस रिटर्निंग ऑफ प्लेन का ये प्रोसीजर बताया गया है कि जो जज उस प्लेन को रिटर्न कर रहा है वो अपनी इंडोर्समेंट करेगा, वो अपने साइन करेगा जिस डेट पे प्रेजेंट की गई थी और जिस डेट पे रिटर्न हो रही है। फॉर एन एग्जांपल 5 तारीख को हमने हमारी प्लान दायर की थी और 10 तारीख को वो रिटर्न हो रही है, तो ये दोनों डेट्स वो जज मेंशन करेगा अपनी इंडोर्समेंट के साथ। और उसके साथ साथ जिस पार्टी ने वो प्लेंट प्रेजेंट की थी, भाई किस पार्टी ने प्लेंट की थी उसके नेम्स भी मेंशन किए जाएंगे। उसके साथ साथ ब्रीफली एक स्टेटमेंट लिखेगा, उस स्टेटमेंट में रीज़न्स बताए जाएंगे कि क्या रीज़न्स थे, किन वजूहात की बुनियाद पर ये प्लेंट है ये रिटर्न हुई है। तो ये था रूल 10। बेसिकली रूल 10 कहता है कि रिटर्न ऑफ द प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट से मुराद ये कि किसी भी स्टेज पे कोर्ट प्लेंट जो रिटर्न कर सकता है, और उसके बाद जो प्रोसीजर उसका ये होगा कि जज अपनी इंडोर्स करेगा, उसके साथ साथ डेट लिखेगा जिस दिन प्रेजेंट की गई थी, जिस दिन रिटर्न हो रही है, उसके साथ साथ डिटेल में वो स्टेटमेंट भी लिखेगा जिसमें ये बात वादे की जाएगी कि क्या रीज़न थे, किन असबाब की बुनियाद पर ये प्लेंट आपकी रिटर्न हो रही है।